एक समय पर किताब में पढ़ना, चीजों को देखना, फिर जब रियल ग्राउंड पे उतरे और रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन पर आए, कितना डिफरेंस फील हुआ? I think real world is the biggest teacher. पूरे माइक्रो इरिगेशन को आप सालों से देख रहे हो, लेकिन जैसे जैसे नए वेंचर्स दिखने शुरू हुए, उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसमें जाना चाहिए? As a company जो प्रोडक्ट सोल्यूशन हम लाते हैं दैट इज ऑलवेज टारगेटेड टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी कि हम किस तरीके से एक सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। रिन्यूएबल एनर्जी वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो आज के दिन में था। 5 साल में कोविड के बावजूद नंबर्स में ड्रास्टिक जंप है। 130 करोड़ 180 करोड़ का मुनाफा, सेल्स कहीं यहाँ 300 प्लस करोड़ के ऊपर पहुंची बैठी है। सो इस तरह की जो सेल्स ग्रोथ है, क्या ये सेल्स ग्रोथ मेंटेन होगी? डेफिनेटली होगी। जो अभी लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा उसमें हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी हमने ग्रोथ किया एंड ऑल्सो जो हमने सोलर ईपीसी की बात करी वो हमने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया। अभी ये रिसेंटली महाराष्ट्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, क्या था वो पूरा स्कीम और क्या है वो पूरा सिनेरियो? सो गिनीज रिकॉर्ड ऐसा था कि एक महीने में टोटल कितने सोलर पंप्स लग रहे हैं स्टेट में। विद इन 30 डेज महाराष्ट्र में टोटल 45,000 पंप्स लगाए एक महीने में? हाँ। नई जनरेशन के किसान भी आ रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी चेंज होती होगी, उनके अपग्रेडेशन होते होंगे, रिक्वायरमेंट्स बदलती होगी। ओल्ड जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम था वो पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। अभी जो न्यू जनरेशन फार्मर्स है उनको एक ऑटोमेशन सॉल्यूशन भी चाहिए, ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। वॉल्यूम, सेल्स, इबीटा, मार्जिन, पैट, पहली तवज्जो आप किसको दोगे? नमस्कार, बिजनेसनामा माइक्रो कैप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और अलग अलग कंपनी से, अलग अलग मैनेजमेंट से हम लगातार बात करते रहते हैं और पैरामीटर हमारे सेम ही रहते हैं। हर बार हम प्रमोटर से उनके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर, डेट के ऊपर और साथ साथ एक रैपिड फायर पे भी उनसे हम बातचीत करते हैं। और इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक और मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ आज कैप्टन पॉली के प्रमोटर एंड डायरेक्टर रितेश सर मौजूद हैं। रितेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर, कैप्टन पॉली कहाँ से नाम आया, कैसी हुई कंपनी की शुरुआत? नमस्ते सुमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द शो। सो ये जो कैप्टन नाम है, द कंपनी वॉज स्टार्टेड इन 1997। मेरे फादर रमेश भाई खिचड़िया, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी। सो ही इज़ अ एग्रीकल्चर इंजीनियर। उनके पास मोर देन 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ माइक्रो इरिगेशन। कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही वॉज ऑल्सो वर्किंग इन दिस फील्ड। उन्होंने गवर्नमेंट रिसर्च टीम में भी काम किया हुआ था जो ड्राईलैंड फार्मिंग एंड इरिगेशन पे वर्क कर रहे थे। एंड एट दैट टाइम ही हैड ऑल्सो विजिटेड इजराइल एंड सीन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी। सो ही स्टार्टेड विथ अ विजन कि हम किस तरीके से इंडियन फार्मर्स को ये लेटेस्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके, राइट। एंड विद दैट विजन व्हेन ही वांटेड टू स्टार्ट, उनको एक ऐसा ब्रांड नेम चाहिए था जो सभी को अच्छे से रेजोनेट हो एंड विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द टेक्नोलॉजी जो हम लोग प्रोवाइड करना चाहते थे। एंड दैट इज़ वाई ही केम अप विद दिस ब्रांड कैप्टन एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो रितेश सर, आप कंपनी के प्रमोटर हो और जो देख के लगता है आपका एज भी बहुत कम ही है। सो आपका पार्ट कैसा रहा और कैसे आपने शुरुआत किया? क्योंकि जो मुझे पता है कि आपने मुंबई को छोड़कर गुजरात में आप काम कर रहे हो, प्लस अलग अलग जगहों पे जाते हो, हरियाणा में पिछले 3 दिन से रहे हो। सो इस तरह के ग्राउंड पे काम कर रहे हो। ऐसा जो जर्नी है, ये क्या है, आपका पार्ट क्या है? राइट। सो सुमित जी, मैं बेसिकली आई एम द सेकेंड जनरेशन ऑफ द प्रमोटर फैमिली, राइट। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया हुआ इसको ऑलमोस्ट अभी 5 साल हो गया। सो मेरा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ, सो आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। उसके बाद मैंने IIM लखनऊ से स्टडी करी एंड आफ्टर दैट आई वर्कड फॉर फ्यू ईयर्स विथ MNC कंपनीज। सो मैंने कंसल्टिंग में एंड फाइनेंस में वर्क किया एंड आफ्टर दैट मुझे जो मेरा बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, जिसमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था, आई डिसाइडेड टू जॉइन दैट बिजनेस। एंड अभी जैसे आपने बताया कि अलग अलग जगह पे फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। सो राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। तो एक समय पर किताब में पढ़ना, चीज़ों को देखना, जॉब करना, बड़े बड़े कंपनी ब्रांड नेम्स के साथ उस तरह का काम करते रहने में, और फिर जब रियल ग्राउंड पे उतरे और रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन पर आए, कितना डिफरेंस फील हुआ?
आई थिंक रियल वर्ल्ड इज़ द बिगेस्ट टीचर। जब आप मार्केट में जाते हो, आपके कस्टमर्स है, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, वहाँ से ही आपको बिगेस्ट लर्निंग मिलेगा। आप जो भी अपना प्रोडक्ट है, यू कैन थिंक ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप इस तरीके का अच्छा सिस्टम या टेक्नोलॉजी फार्मर को प्रोवाइड करना चाहते हो, बट वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है वो आप जब तक आपके फार्मर या आपके कस्टमर के पास नहीं जाते तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा। एंड दे आर योर बिगेस्ट टीचर। जब आप उनसे मिलते हो तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके नज़र में कभी नहीं आएगा, बट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो काफ़ी सारी पॉइंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। दैट इज़ वेयर द रियल लर्निंग कम्स, और उसी से आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन होता है फ्रॉम द पेन पॉइंट्स ऑफ योर कस्टमर। तो जब अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखो तो आम तौर पे लोगों के प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जिनके लिए उनको विलेजेस में किसानों को डील नहीं करना पड़ता, आपको किसानों को डील करना पड़ता है, और वो भी अक्रॉस इंडिया। महाराष्ट्र का किसान, यूपी का किसान, हरियाणा का किसान, साउथ का किसान, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग तरह से वो क्वेरीज लेके आते होंगे। सो अब जब आप फेस करते हो उनको, एक्चुअल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, रूरल हिंटरलैंड जिसे हम कहते हैं, जब आप उन्हें फेस करते हो, क्या डिफरेंस पाते हो कि आईएम्स का टाइम, आईआईटीज़ का टाइम और आज रियल वर्ल्ड का टाइम? आई थिंक वो काफ़ी इंटरेक्टिव इंटरेक्शन रहता है, यू गेट टू लर्न अ लॉट। जैसे आपने बताया कि अलग अलग स्टेट्स में हम वर्क करते हैं, वी आर प्रेजेंट इन 16 स्टेट्स, सो राइट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया सभी रीजन के फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। एंड वन थिंग विच आई फील इज के जो इंडियन फार्मर्स है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एंटरप्रेन्योरियल फार्मर्स जिनको आप बोल सकते हैं। जो भी फार्मर्स है वो अपने रीजन के हिसाब से वॉट एवर चैलेंजेस दे आर फेसिंग, they are able to find innovative solutions for that, and they are always willing to try new solutions. जैसे हमारे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स है, राइट, सो फार्मर्स जब उनको अडॉप्ट करता है, दे आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न कि इसमें हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्टिविटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो जब भी अलग अलग रीजन के फार्मर्स को मिलते हैं, जैसे साउथ के फार्मर्स है, उनका जो क्रॉप है वो अलग टाइप का होता है, उनका रिक्वायरमेंट अलग टाइप का होता है। सो वो जब भी आप उनके साथ डिस्कस करोगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। फिर जैसे नॉर्थ के फार्मर्स है, उनका वेदर भी काफ़ी डिफरेंट है, उनका क्रॉप्स भी डिफरेंट है, तो वहाँ पे भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने को मिलता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन करने को मिलता है जब आप अलग अलग रीजन के फार्मर्स के साथ मिलते हैं। एंड यू ऑल्सो लर्न कि वो किस तरीके से जो फार्मिंग का, जैसे अलग अलग जनरेशन्स है, अभी काफ़ी जैसे मैं अपने बिजनेस में आई एम दी सेकेंड जनरेशन, तो काफ़ी सारे मैं जब फार्मर्स को मिलता हूँ, दे आर ऑल्सो यंग फार्मर्स इन देयर 20s, इन देयर 30s, और जब आप वो फार्मर्स से मिलते हो एंड यू ऑल्सो मीट देयर एल्डर जनरेशन, तो आप उसमें भी देखते हो कि जो नए फार्मर्स आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग वेरी गुड इनोवेटिव आइडियाज़ इन दी फार्मिंग टेक्निक्स। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ये। तो जब जब आप फार्मर्स को मिलते हो, आपको बहुत सारे फीडबैक भी वो देते होंगे प्रोडक्ट को लेके, कुछ इनोवेटिव फीडबैक भी लेके आते होंगे, और मतलब कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा आप समझते हो, देखते हो, सीखते हो कि कोई प्रोडक्ट आपने दिया और फार्मर आपको सिखाया कि इसमें हम ऐसे चेंजेस करें तो शायद और बेटर आउटपुट आए। सो ये कितना रेगुलरली होता रहता है? ये ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हमें करना पड़ता है। Okay. हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अ कस्टम सॉल्यूशन जो फार्मर के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो हमें हमेशा समझना पड़ता है कि जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो हम उसको डिज़ाइन करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 to 7 years। सो कंटिन्यूस बेसिस पर हमें वो देखना पड़ता है कि हमने जो सॉल्यूशन दिया है, जो हमने डिज़ाइन दिया है, दैट इज़ एक्चुअली यूजफुल फॉर द फार्मर एंड दे आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ दैट सिस्टम। सो कंटिन्यूस बेसिस पे हम वो मॉनिटर भी करते हैं, जो भी उनके पेन पॉइंट्स आते हैं दैट वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर फ्यूचर सॉल्यूशंस। तो जब आपने शुरू किया 5 साल पहले, नंबर्स में तो रिफ्लेक्शन है, उस पर तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन वहाँ पर जर्नी जब शुरू करी तब क्या चैलेंजेस इनिशियली आपने फेस करे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप आए हो, आप सडनली सिस्टम में आ गए और आपको फील्ड में भी जाना है, काम भी देखना है, सेल्स के नंबर भी हैं, नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, और इंडिया वैसे भी एक डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि यूपी और चेन्नई दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। सो ऐसी सिचुएशन जब आई रियल ग्राउंड पे, तब कैसा फील हुआ? सुमित जी, जो ट्रांजिशन था, जैसे मैंने बात करी कि आई वर्क फॉर MNCs एंड उसके बाद मैं बिजनेस में आया। सो एक जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है इन कॉरपोरेट जॉब
वर्सेस बिजनेस इज मोटिवेशन और योर टारगेट्स। जैसे आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, एक आपको टारगेट दिया जाता है एंड ऑल्सो अ बिजनेस प्लान इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट। जब आप बिजनेस में आते हो तो आपके पास फ्रीडम काफ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी है कि आप जिस तरीके से वर्क एग्जीक्यूट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, बट आपको ही खुद के लिए मोटिवेशन एंड टारगेट सेट करना पड़ेगा दैट दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू रीच इन से दिस ईयर और आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। आपको ही खुद को मोटिवेट करके आपका विजन एंड आपका टारगेट सेट करना पड़ता है। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स जो मुझे स्टार्टिंग में एक मिला। एंड द अदर थिंग इज़ पेशेंस, कि इतने सालों में जो बिजनेस था तो देर आर ऑब्वियसली साइकिल्स विद इन द बिजनेस, उसमें भी आपको सीखने को मिलता है दैट देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट कंट्रोलेबल, बट अल्टीमेटली इफ़ यू आर पेशेंट तो आप जो तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो वैसे आपका काम होता जाएगा। तो जब साइकिल डाउन ट्रेंड साइड पे आई होगी इनिशियली, तब कैसा फील हुआ कि यार ये इतना डाउन ट्रेंड, इतना काम किया फिर भी डाउन ट्रेंड पर आ गए, फिर हाउ यू मैनेज दैट टाइम? सो सुमित जी, मैंने जब ज्वाइन किया, आई ज्वाइंड जस्ट आफ्टर द कोविड लॉकडाउन। आई ज्वाइंड इन जस्ट आफ्टर कोविड लॉकडाउन इन 2020। सो दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड। जो हमारी टीम थी उस वक्त पे, दे वर ऑल्सो फेसिंग लॉकडाउन सिचुएशन जहाँ पे वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। देर वॉज ऑल्सो हेल्थ इमरजेंसीज जो उस टाइम पे सभी लोग फेस कर रहे थे, राइट। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी ड्यूरिंग दिस क्रूशल पीरियड। तो उसमें काफ़ी सारा लर्निंग्स मिला कि किस तरीके से आप ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शन है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है, उसमें भी आप किस तरीके से अपना जो काम है वो कर सकते हैं, राइट। एंड ग्रेजुअली जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ, ऑब्वियसली जो भी उसके आगे के साल है, वट एवर वर्क वी हैड डन इन दैट पीरियड, तो उसका हमें बेनिफिट इन दी सब्सिक्वेंट पीरियड मिला है, जो हमें इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन बोथ द सेगमेंट्स माइक्रो इरिगेशन एंड सोलर सब्सिक्वेंट ईयर्स में मिला। तो धीरे धीरे जब आपने, क्योंकि ड्रिप को आप या पूरे माइक्रो इरिगेशन को आप सालों से देख रहे हो, सो वो तो रेगुलर बिजनेस था, वो चल ही रहा है और उसको आप ग्रो भी कर रहे हो, लेकिन जैसे से नए वेंचर्स दिखने शुरू हुए, उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसमें जाना चाहिए, ये एक अच्छी इमर्जिंग फील्ड हो सकती है, इनको कैसे ईयरमार्क करते हो? सो सुमित जी, हमारा एज अ कंपनी जो प्रोडक्ट सोल्यूशन हम लाते हैं, दैट इज़ ऑलवेज टारगेटेड टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, कि हम किस तरीके से एक सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। माइक्रो इरिगेशन का अगर हम बात करें तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। जो भी फार्मर्स को आज चैलेंजेस है उसको वो राइटली एड्रेस करता है, राइट। सो जब हम दूसरा कोई सेगमेंट ढूंढ रहे थे, हम वैसा ही सेगमेंट पकड़ना चाहते थे जिसमें हम ये सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर सके। एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो आज के दिन में था, राइट। एंड वी ऑल्सो पेयर्ड इट विथ आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, एंड दैट इज़ वेयर जो हमारा सोलर ईपीसी सर्विस हमने स्टार्ट किया, एंड स्पेसिफिकली सोलर वाटर पंप्स, जो हमारे कस्टमर सेगमेंट भी सेम है एंड द सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो सस्टेनेबल। तो उस तरीके से हमने इसमें आगे बढ़े कि हम सिमिलर सेगमेंट में एंड सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे पाएंगे। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। द अदर थॉट वाज ऑल्सो कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, देर इज़ ऑब्वियसली सीजनल वेरिएशन इन दैट, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन अल्टीमेटली इट इज़ लिंक्ड विथ अ फार्मिंग साइकिल। सो हम दूसरा सेगमेंट जो स्टार्ट करना चाहते थे वो वैसा करना चाहते थे कि जो इस वॉलेटिलिटी को बैलेंस आउट कर सके, राइट। एंड दैट इज़ वेयर जो हम सोलर ईपीसी में सोलर रूफटॉप वर्क करते हैं वो उसमें प्ले करता है कि हम हमारे डीलर्स को एक एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं विच बेनिफिट्स देम ऑल्सो एंड द कंपनी एज वेल। तो अगर मैं सीधी सरल भाषा में समझूं तो कारोबार के ऊपर सरकारी पॉलिसी और पानी और जो नेचर है उसका बहुत इम्पैक्ट आता होगा। हाउ डू यू सी हाउ कंड्यूसिव इट इज़, कैसी सिचुएशन है अदरवाइज? अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है दे आर वेरी फेवरेबल फॉर द माइक्रो इरिगेशन सेगमेंट। आज के दिन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका प्राइम फोकस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ टू इम्प्रूव द फार्मर्स इनकम, ठीक है, राइट। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि हम लोग फार्मर्स का इनकम कैसे डबल कर सके। मोर ड्रॉप वाला जो नारा उन्होंने दिया हुआ है, पर क्रॉप, मोर ड्रॉप पर क्रॉप। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने,
तब से 2014 से दिस पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव इज देयर, राइट. सो इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव. तो फार्मर्स को ऑब्वियसली अवेयरनेस कैंपेन्स भी गवर्नमेंट करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको देते हैं ताकि वो मॉडर्न इरिगेशन सॉल्यूशंस अडॉप्ट करें, सो दैट उनका जो वाटर कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो और उनका यील्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस भी इम्प्रूव करें. सो लास्ट 10 ईयर्स से गवर्नमेंट इसमें काफ़ी एग्रेसिवली फोकस कर रही है. ईयर ऑन ईयर इसमें जो बजट एलोकेशन होता है दैट वो भी बढ़ता जा रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट का फोकस है. एंड उसके बाद जो लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जब पुश आया तो फार्मर्स के लिए भी पीएम कुसुम के अंडर सोलर पंप्स के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया, सब्सिडी दी गई. सो अभी उसमें भी गवर्नमेंट एग्रेसिवली फोकस कर रही है कि जो फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं है उनको किस तरीके से हम सोलर वाटर पंप्स दे सके, सो दैट उनका भी रिक्वायरमेंट हो जाए एंड दे डोंट हैव टू प्रोवाइड अ इलेक्ट्रिक कनेक्शन. तो मतलब एक चीज़ जो मुझे बार बार अटकता है कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट विद 29 छोटा छोटा कंट्रीज, और हर 50 किलोमीटर में एक नया इंडिया शुरू हो जाता है. सो आपके प्रोडक्ट के साथ आप उस रियल इंडिया को बार बार कनेक्ट करते हो, तो कैसा चैलेंज रहता है कि मैं गुजरात से महाराष्ट्र गया, बॉर्डर ही चेंज नहीं होती, दुनिया ही चेंज हो जाती है. महाराष्ट्र राजस्थान गया, दुनिया ही चेंज हो गई. राजस्थान से यूपी आया, दुनिया ही चेंज हो गई, और आप सबके साथ डील करते हुए आगे बढ़े जा रहे हो. सो और स्लोली एक्सपैंड कर रहे हो नॉर्थ इंडिया में भी. तो ये चीज़ का जो चैलेंज है, बिकॉज आपका साउथ भी है और नॉर्थ भी है, एक्सट्रीम भी है दोनों साइड्स, वेदर वाइज, नेचर वाइज, खाना वाइज, हर चीज़ वाइज. सो कैसे ये समन्वय बैठाते हो? सी दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. हमारा जो बिजनेस है दैट अल्टीमेटली डील्स डायरेक्टली विद द फार्मर. तो जो भी स्टेट है सभी जगह पे हमारा टीम रहता है, हमारा डीलर नेटवर्क है. सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वी आर प्रेजेंट इन 16 स्टेट्स. तो वहाँ पे हमारा मोर देन 750 डीलर्स का नेटवर्क है जिनको हम हमारी सेल्स टीम ऑफ मोर देन 250 पर्सन सपोर्ट करती है. सो उन्हीं से हमें फीडबैक मिलता है. मैंने जैसे बोला कि माइक्रो इरिगेशन का जो सिस्टम है वो एक कस्टम सॉल्यूशन है, हर एक फार्मर के लिए बनाया जाता है. सो इन टीम का जो फीडबैक आता है उसी से हम वो सॉल्यूशन टेलर मेड करते हैं फार्मर के लिए. जैसे आपने बताया साउथ के फार्मर्स अलग है, नॉर्थ के फार्मर्स अलग है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा उसमें डिफरेंस होगा ताकि उनका रिक्वायरमेंट मीट हो जाए. उसी तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं. तो अब शुरुआत करते हैं सेकंड सेगमेंट की, यानी कि प्रोडक्ट की. रितेश सर, देखो प्रोडक्ट इतना आसान तो है नहीं. आपने बोला आप किसान को डील करते हो, उनको कस्टमाइज सोल्यूशन देते हो. अब ये पहले तो माइक्रो इरिगेशन क्या है, आप समझते हो इसको बखूबी, हम इतना नहीं जानते. लेकिन माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? स्टार्ट इट विद इन अ बेसिक थिंग, और किनको दिया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट होती है ये? माइक्रो इरिगेशन में बेसिकली 2 टाइप का सिस्टम होता है. वन इज़ ड्रिप इरिगेशन, दूसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है. सो ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली आपके जो रो क्रॉप्स होते हैं जैसे कॉटन हो गया, फिर काफ़ी वेजिटेबल्स है, टोमेटो है, वाटरमेलन है, चिली है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब टाइप के क्रॉप्स के लिए माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन यूज़ होता है. सो इसमें बेसिकली जो क्रॉप्स है उसको रूट जोन के पास आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है. सो इसमें जो थियरी है वो ऐसा है कि आपको जो पौधा है उसको ग्रोथ के लिए उसको पानी में सबमर्ज नहीं करना है, जो पुराना प्रैक्टिस था जिसमें फ्लड इरिगेशन करते हैं, अब पूरा जो प्लांट है उसको वाटर में सबमर्ज कर देते हैं. तो बेसिकली वो ऑक्सीजन उसमें जा नहीं पाता है, तो उसका ग्रोथ स्टंट होता है. ओके. इसमें बेसिकली आप जो रूट जोन है उसको मॉइस्चराइज्ड एंड वेट रखते हैं ताकि उसको जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी मिलता जाए एंड उसको ऑक्सीजन भी मिलता जाए. ठीक है, राइट. एंड दूसरा जो मैंने सिस्टम बताया स्प्रिंकलर इरिगेशन, उसमें आप रेनफॉल सिमुलेट करते हो. उसमें जो क्लोज स्पेसिंग वाले क्रॉप्स होते हैं जैसे पोटैटो हो गया, ग्राउंडनट हो गया, उस टाइप के क्रॉप्स में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज़ होता है. तो ये दोनों वेरीड करेंगे स्टेट बाय स्टेट, क्योंकि गुजरात हो या राजस्थान हो वो थोड़े ड्राई स्टेट्स हैं, लेकिन साउथ के स्टेट्स हैं या गंगा फार्म लैंड है वो थोड़ा बेटर होगा. तो क्या ये वेरिएट करता है सब जगह पे? वो मोस्टली जो वेरिएशन आता है वो क्रॉप के ऊपर आता है कि कौन से रीजन में आप कौन सा क्रॉप फार्मर ले रहा है, उसके बेसिस पर वो सिस्टम का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया जाता है ताकि वो बेटर सूट हो उसके लिए. तो ये चीज़ को मतलब क्या सीजन बाय सीजन या फसल बाय फसल या स्टेट बाय स्टेट या लैंड बाय लैंड चेंज होता है?
हाँ डेफिनेटली, जैसे आज किसी फार्मर को हमने सिस्टम दिया है फॉर पर्टिकुलर क्रॉप, जैसे उसको कॉटन के लिए दिया है, सो ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर कॉटन ही करेगा, राइट। सो अल्टीमेटली वो ड्रिप सिस्टम एवरी ईयर जैसे उसका क्रॉप रिमूव हुआ वो उसको अनवाइंड करेगा एंड नेक्स्ट ईयर उसको वापस से रीयूज़ करेगा विथ अ स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन। तो इसमें जो कस्टमाइज्ड सोल्यूशन आप बोल रहे हो, ये कैसे मैं समझूं? जैसे कोई भी एक फार्मर का एग्जांपल लूँ, वो हमारे टीम को जब अप्रोच करते हैं कि मुझे ड्रिप इरिगेशन सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारा जो टेक्निकल पर्सन है वो फार्म पे जाता है, उनका जो भी पूरा फार्म है उसका एक जीपीएस सर्वे हम लोग करते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है, जैसे एक उसका हो गया वाटर सोर्स, फिर उसका जो क्रॉप ग्रोइंग एरिया है वो कहाँ पर है, ये सारा चीज़ें हम मैप आउट करते हैं और एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन उसका प्रिपेयर होता है। सो उसमें जो उसका वाटर सोर्स है वहाँ से उसको फिल्टर्ड वाटर करना पड़ता है, फिर आपको एक अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क से उसको फील्ड तक पहुँचाना है एंड उसके बाद आप उसको कंट्रोल्ड मेजर में ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट जोन के पास ड्रिप लाइन से आप पहुँचाते हो पानी को। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो उस फार्मर के लिए ही डिज़ाइन होगा, उसके एरिया के बेसिस पर, उसके क्रॉप के बेसिस पर वो डिज़ाइन होकर दिया जाएगा। तो एक हिस्सा तो ये है, दूसरा हिस्सा आप सोलर पंप ईपीसी में भी हो, इसको जरा समझाइए। सोलर ईपीसी हमने लास्ट 3 ईयर से स्टार्ट किया है। सोलर ईपीसी में हम 2 टाइप का वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था वो सोलर रूफटॉप प्लांट था, जिसमें जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, किसी के घर पे आपको अगर सोलर प्लांट लगाना है तो वो हम एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट उनको सेटअप करके देते हैं। ठीक है। एंड जो हमने इस साल से स्टार्ट किया है वो सोलर वाटर पंप का है। सो उसमें हम ऑफ ग्रिड सोलर पंप, जो फार्मर के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन अवेलेबल नहीं है उनके लिए सोलर वाटर पंप इंस्टॉल करके देते हैं। तो बड़े प्लेयर होंगे, पुराने प्लेयर भी होंगे, कंपटीशन भी होंगे ऑब्वियसली, हाउ यू डिफरेंशिएट? सोलर पंप का जो प्रोडक्ट है वो एक सिंपल प्रोडक्ट सेल नहीं है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट प्लस सर्विस सेल। आप सिर्फ फार्मर को सप्लाई नहीं करते, आप उसको एग्जीक्यूट करके और सिस्टम रन करके भी देते हैं। सो हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था माइक्रो इरिगेशन का, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, हमारी टीम के पास ऑलरेडी वो स्किल्स था कि हम वाटर पंप में जब एंटर करें सो विद इन अ शॉर्ट टाइम हम उसको रैंप अप कर सके, बिकॉज इट वाज सिमिलर काइंड ऑफ वर्क। तो पीएम कुसुम बहुत ही प्रचलित शब्द रहा है, और बाकी भी गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स चलती रहती हैं एग्रीकल्चर को लेके। कितना डिफरेंशिएट ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर करता है, या कितना आपको ये बूस्ट प्रोवाइड कराते हैं? सो अभी सोलर पंप का अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है इंडिया में, बट फार्मर्स को अवेयरनेस करना एंड उनको एक अफोर्डेबिलिटी करने के लिए मेन रोल होता है गवर्नमेंट का। जो आपने पीएम कुसुम का बताया वो दोनों ही फैक्टर में हेल्पफुल रहता है। बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, फार्मर्स में अवेयरनेस भी आया है कि हम सोलर पंप से बेटर तरीके से इरिगेशन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जो कॉस्ट है सोलर पंप का दैट बिकम्स अफोर्डेबल, बिकॉज उसमें 10% ही फार्मर को पेमेंट करना पड़ता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज। एंड जो पीएम कुसुम का लास्ट 3 इयर्स में अगर आप देखें, दे स्टार्टेड विथ अ टारगेट ऑफ 15 लाख पम्प्स एंड वो ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट हो गया। एंड इस बजट में हमने देखा कि वापस से पीएम कुसुम का एलोकेशन था वो रिवाइव किया हुआ है। तो अभी ये रिसेंटली महाराष्ट्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या था वो पूरा स्कीम, और क्या है वो पूरा सिनेरियो? सो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा सोलर पंप्स लगाने वाला स्टेट है। वही गिनीज रिकॉर्ड था? हाँ, सो गिनीज रिकॉर्ड ऐसा था कि एक महीने में टोटल कितने सोलर पंप्स लग रहे हैं स्टेट में। ठीक है। सो विद इन 30 डेज महाराष्ट्र में टोटल 45,000 पंप्स लगाए गए एक महीने में? हाँ। अच्छा। राइट। सो विच वॉज डेफिनेटली अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड उसके बाद जो, और आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? हाँ। एंड उसके बाद उसका जो सक्सेस था, ऑब्वियसली नंबर ऑफ फर्म्स तो अलग बात है, बट जो बेनिफिशियरीज है उनका रिस्पॉन्स है, द गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज कि हमें इसको और आगे लेके जाना चाहिए। राइट। एंड ऑन दैट डे ओनली गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल पैकेज भी साइन किया इसके लिए, ताकि वो लोग नेक्स्ट 5 इयर्स में इसको 35 लाख पंप्स तक लेके जा सकें। ओके। तो अभी के हिसाब से अगर मैं एक जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करूं, तो किस किस स्टेट से आपके मेजर रेवेन्यूज आते हैं?
सो हमारा जो प्रेजेंस है मैंने जो आपको बोला वेस्ट एंड साउथ जहाँ पे माइक्रो इरिगेशन का मेजर मार्केट है, वी आर प्रेजेंट इन ऑल द स्टेट्स। एंड अभी जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में अपकमिंग स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल इज़ लोअर बट इंक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर्स, तो वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंस है। सो अभी हमारा जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम साउथ एंड वेस्ट। तो साउथ में स्टेट्स हो गए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड वेस्ट में गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो नॉर्दर्न मार्केट्स में हिमाचल तो छोड़ दिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या आसपास के एरियाज, गंगा बेल्ट, ये एरियाज का कोई प्रेजेंस या गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन? हाँ, डेफिनेटली हमारा प्रेजेंस है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी हमारा प्रेजेंस है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला गंगा बेल्ट, बट वाटर इज़ नॉट इक्वली अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस। Agree. जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, सभी जगह पे इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी एक समान नहीं है, राइट। सो काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आज के दिन में वाटर स्कैरसिटी है एंड फार्मर्स का रिक्वायरमेंट है कि उनको अगर फार्मिंग करना है, उनका यील्ड इम्प्रूव करना है, तो उनके पास एक ही सोल्यूशन है कि वो माइक्रो इरिगेशन से करें, सो दैट लिमिटेड जो उनके पास रिसोर्सेज है उसी में वो फार्मिंग कर पाए। तो सोलर ईपीसी को लेकर, सोलर पंप ईपीसी को लेकर, ये महाराष्ट्र के बाद व्हाट न्यू एरियाज जो आपको लग रहा है यहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए, बढ़िया लग रहा है वहाँ पर? सो अभी अदर स्टेट्स जैसे राजस्थान है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स में भी सोलर वाटर पंप्स का अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में गवर्नमेंट अभी एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहती है। सो इन कमिंग क्वार्टर्स वी विल ऑल्सो बी टारगेटिंग कि हम किस तरीके से इन स्टेट्स में भी सोलर पंप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। तो अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो आप सोलर पंप ईपीसी में आप कुछ क्रिएट नहीं करते, ना पंप क्रिएट करते हैं ना पैनल क्रिएट करते हैं, यू जस्ट ईपीसी वाला काम पूरा करते हैं, राइट? राइट। सो हमारा मेन फोकस है कि हम किस तरीके से फार्मर को एक अच्छा सोल्यूशन दे पाए। ठीक है, राइट। अगर हम सोलर पंप का बात करें देन बल्क ऑफ दैट वैल्यू इज सोलर मॉड्यूल्स, राइट। सो आज के दिन में देर आर मेनी स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स जो बेस्ट मॉड्यूल इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दूसरा पार्ट है उसका पंप। सो उसमें भी देर आर मेनी प्लेयर्स हु आर डेडिकेटेडली मैन्युफैक्चरिंग पंप। सो हम लोग मैन्युफैक्चर करें उससे अच्छा है कि आज एक अ वेरी गुड प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एंड वही हम फार्मर को दे विच इज़ ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट। तो क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, जब आप ऑलरेडी एक बढ़िया माइक्रो फाइनेंस में चल रहे थे, सो आपने स्टेबलाइज करने के लिए नंबर्स को नए बिजनेस फोरेज किए, सो व्हाई दिस ईपीसी वाला पार्ट? सो वो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ एक एडजेसेंट बिजनेस है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला हमारे काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग डीलर्स है, वो भी हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोलर रूफटॉप हो या फिर सोलर वाटर पंप्स हो। सो हम हमारे लिए भी एक बिजनेस सेगमेंट ओपन अप कर रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर आवर चैनल पार्टनर्स। अच्छा, राइट। तो लॉजिस्टिकल पार्ट कितना चैलेंज है, क्योंकि आपको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों तरफ देखना है, अब इंडिया छोटा शहर देश तो है नहीं, सो हाउ यू मैनेज दीज लॉजिस्टिकल पार्ट, वन। दूसरा एक ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट पार्ट इज? सो मैंने जैसे बोला हमारे पास 2 प्लांट है, राइट। सो उसका लोकेशन वैसे ही सिलेक्ट किया हुआ है ताकि हम मेजॉरिटी ऑफ मार्केट कवर अप कर सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी स्टेट्स है वहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग डीलर नेटवर्क भी रहता है एंड ऑल्सो वी हैव वेयर हाउसेज टू बैक देम अप। सो लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी हमारे पास नेटवर्क है जो उसको सर्विस कर पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट आपने रेस किया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हो या सोलर पंप हो, आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सप्लाई करना है, आपको उसको सिस्टम को इंस्टॉल करके देना है। एंड वहीं पे हमारा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है जो हमने 27-28 ईयर्स में बिल्ड किया है, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ यूजफुल फॉर अस। हमारे पास जो नेटवर्क है, हमारे पास जो टीम है, वो एग्जीक्यूशन टाइमली एंड इफेक्टिवली कर सकती है। तो रितेश सर, आपका क्योंकि 5 सालों में अंदर ही दुनिया ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और जैसे जैसे हम समझ रहे हैं और आप भी ये ज़्यादा बेहतर जानते हो कि नई जनरेशन के किसान भी आ रहे हैं, सो उनकी टेक्नोलॉजी चेंज होती होगी, उनके अपग्रेडेशन होते होंगे, रिक्वायरमेंट्स बदलती होगी।
सो जब ये अपग्रेडेशन आते हैं समय समय पर, आप कैसे एजिलिटी मेंटेन करते हो? सो ऑब्वियसली आप जैसे आपके कस्टमर्स एक न्यू सॉल्यूशन डिमांड करते हैं, तो दैट इज़ वेयर आपको भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे माइक्रो इरिगेशन में मैंने आपको बताया कि जो न्यू फार्मर्स आ रहे हैं, यंग जनरेशन फार्मर्स, वो काफ़ी ऑब्वियसली मेरी और आपकी तरह वो टेक सेवी रहते हैं। सो ओल्ड जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम था वो पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। अभी जो न्यू जनरेशन फार्मर्स है उनको एक ऑटोमेशन सॉल्यूशन भी चाहिए कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो अपने मोबाइल से वो लोग हैंडल कर सके, राइट। सो वो भी अभी हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। हम फार्मर्स को ऑटोमेशन सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं विथ वेरियस फंक्शनलिटीज़। उसमें वो लोग इवन विथ एडेड सेंसर्स वो अपना मॉइस्चर लेवल भी चेक कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ, उसको क्या टाइम रिमोट एरिया से? हाँ, रिमोटली वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं फ़ोन से बैठ के अपनी ड्रिप का क्वांटिटी, मॉइस्चर, ये सब एडजस्ट कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली, कहीं भी बैठ के? हाँ। ओके। सो ये इनोवेशंस आपको मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फील्ड पे देखकर आया, या किसी की रिक्वायरमेंट से आया, या आपको लगा कि नहीं इनोवेशन की अब ज़रूरत है, करते रहना चाहिए इनोवेशन हमें? डेफिनेटली आपको जैसे आगे बढ़ना है तो आपको प्रोडक्ट इनोवेशन करना ही पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जब मार्केट का वो रिक्वायरमेंट भी रहता है देन इट इज़ अ वेरी गुड फिट। आप भी एक नया प्रोडक्ट ला रहे हो और वो मार्केट में भी उसका डिमांड है, राइट। सो ये ऑटोमेशन का जो सोल्यूशन है उसका इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ आप वाटर कंजर्वेशन पे भी काफ़ी काम कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ड्रिप है या बाकी माइक्रो इरिगेशन है, तो आप कस्टमाइज सोल्यूशन दे दो ताकि पानी रिक्वायर्ड ही हो, वेस्ट ना हो। दूसरी तरफ बिजली भी आप कर रहे हो, बचा रहे हो, या सोलर वे में जा रहे हो। सो हाउ थिंग्स, मतलब हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप, अगर किसान वाले पार्ट को बात करूँ या एग्रीकल्चर वाले पार्ट को बात करूँ तो? सो डेफिनेटली जो दोनों सॉल्यूशंस है दे आर दी नीड ऑफ द आवर। आज के दिन में जो फार्मर्स के लिए मेन चैलेंज है दैट इज़ फर्स्ट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्योंकि आज के दिन में फार्मर या कोई भी आदमी क्लाइमेट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। दूसरी तरफ में जो की रिसोर्सेज है वाटर, उसका डे बाय डे स्कैर्सिटी हो रहा है, राइट। सो ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में फार्मर को उसका इनकम इम्प्रूव करने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि वो उसका क्रॉप का क्वालिटी इम्प्रूव करे एंड यील्ड इम्प्रूव करे, राइट। और ये दोनों चीज़ों के लिए माइक्रो इरिगेशन एंड सोलर वाटर पंप, ये दोनों उसके लिए एक यूज़फुल सॉल्यूशंस है, राइट। सो डेफिनेटली अभी जो इंडिया में पेनिट्रेशन हम देखें माइक्रो इरिगेशन के लिए अगर हम पोटेंशियल बात करें तो ऑलमोस्ट 70 मिलियन हेक्टेयर का पोटेंशियल है इंडिया में। एंड अभी हम लोग से 15% पेनिट्रेशन पे पहुँचे हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है इंडिया में, राइट। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसका जो एडॉप्शन है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे फार्मर्स भी उसके जो बेनिफिट्स है वो रियलाइज़ कर रहे हैं एंड वैसे ही वो आगे उसका एडॉप्शन कर रहे हैं। तो अगर मैं इस तरह से समझूं कि आज क्योंकि आप फील्ड में जाते हो, आप ग्राउंड देखते हो, सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती हैं एक पार्ट, और क्या आपको लगता है कि ये अभी भी मतलब देयर इज़ बिग गैप जिसको फिल करने की ज़रूरत है इस पूरी फील्ड में? क्योंकि हमें तो इतना पता है कि किसान ने फसल उगाई और हमने खाई, ठीक है, लेकिन आप उसे उगता हुआ देख रहे हो, आप उसे सोल्यूशन दे रहे हो कि कैसे वो फसल बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइज़ कर पाए। सो ये सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है? जो चैलेंजेस है वो तो मैंने जैसा आपको बताया कि आज के दिन में रिसोर्सेज का ही चैलेंज है। फार्मर के पास जो लैंड है, लैंड कोई नया आज बन नहीं रहा है, डे बाय डे लैंड इज डिक्रीजिंग, राइट। वाटर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एंड उसके अगेंस्ट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रिक्वायरमेंट है, फूड का हो या नॉन फूड प्रोडक्ट्स का हो, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ रियल चैलेंज जिसको मीट करने के लिए काफ़ी डिफरेंट सॉल्यूशंस है, वन ऑफ विच इज़ अवर सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन में उसमें इम्प्रूवमेंट ही हम लोग लाना पड़ेगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उससे डेफिनेटली वो मीट हो रहा है रिक्वायरमेंट, बट उसको हम किस तरीके से एडॉप्शन बढ़ा पाए। तो पिछले 5 साल में जब से आपने ट्रांसफॉर्म किए चीज़ों को या ग्रोथ पकड़ी है कोविड के बाद से, कितना बदलाव देख रहे हो ये नए नए सॉल्यूशंस के अंदर? क्योंकि मोबाइल का यूसेज 5 साल में मासिवली बढ़ा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। प्लस टेक्निक्स बढ़ रहे हैं,
फॉरेन टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है टू मैक्सिमम आउटपुट, गवर्नमेंट स्कीम्स बढ़ गई हैं, सो ये सब चीज़ों में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो पिछले 5 सालों के अंदर? हमारे प्रोडक्ट में अगर पर्टिकुलरली बात करें, राइट, सो डेफिनेटली एडॉप्शन भी इम्प्रूव हो रहा है बिकॉज जो बेनिफिट्स है वो लोगों के सामने है कि फार्मर्स को भी रियलाइज़ हो रहा है, राइट। सो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन का तो एडॉप्शन बढ़ ही रहा है एंड दूसरा जो इनोवेटिव सोल्यूशंस जैसे हमने ऑटोमेशन की बात करी, सो जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं जैसे हम टेक्नोलॉजी में बात करें, मोबाइल फ़ोन में भी जो हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कर्व की बात करते हैं कि इनिशियली एक टेक्नोलॉजी एडॉप्टर होते हैं एंड फिर उसका मास एडॉप्शन होता है, सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इवन एग्रीकल्चर में भी होता है, ठीक है। सो जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स है दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू सोल्यूशंस, जैसे ऑटोमेशन का हुआ, इवन दो आज के दिन में उसका जो इन्वेस्टमेंट है फॉर दैट इक्विपमेंट इट इज़ सब्सटेंशियल फॉर द फार्मर, बट दे आर विलिंग टू ट्राई कि अगर हम इसको सक्सेसफुली यूज़ करते हैं देन वी विल ऑल्सो बेनिफिट एंड अदर्स विल ऑल्सो सी एंड लर्न फ्रॉम दैट। तो प्रोडक्ट के बारे में तो ऑलमोस्ट सारी बातचीत हो ही गई, अब आते हैं जरा तीसरे हिस्से पे, प्रॉफिट, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 साल में कोविड के बावजूद नंबर्स में ड्रास्टिक जंप है, 130 करोड़ 180 करोड़ का मुनाफा, सेल्स कहीं यहाँ 300 प्लस करोड़ के ऊपर पहुंची बैठी है। सो इस तरह की जो सेल्स ग्रोथ है, क्या ये सेल्स ग्रोथ मेंटेन होगी? डेफिनेटली होगी। जो अभी लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा उसमें हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी हमने ग्रोथ किया एंड ऑल्सो जो हमने सोलर ईपीसी की बात करी वो हमने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया। बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अभी सोलर ईपीसी इज़ ओनली 10% ऑफ आवर टोटल बिजनेस। कहाँ तक लेके जाओगे से आप? तो अभी हमको इसको एटलीस्ट 50% तक लेके जाना है, तो 50-50 रेशियो रहेगा। ओके, सो वो नेक्स्ट 3 इयर्स में जब सोलर ईपीसी का भी ग्रोथ होगा एंड हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस माइक्रो इरिगेशन उसका भी ग्रोथ होगा, तो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम कंबाइन टुगेदर जो हमने लास्ट 5 इयर्स में देखा है उससे हमको बेटर ही करना है आगे जाके। तो अभी के जो नंबर्स हैं, क्या इनमें सोलर ईपीसी का कितना हिस्सा हम अब तक देख पाए हैं? सो अभी तक लास्ट ईयर तक उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 10% था, ठीक है। एंड दिस ईयर ऑनवर्ड्स जो हमने रिसेंटली अभी सोलर वाटर पंप के ऑर्डर्स हमें मिले हैं, सो फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड उसका भी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट आएगा, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड जो सोलर वाटर पंप या सोलर ईपीसी का कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटरेटली इंक्रीज करेगा एट अ वेरी फास्ट स्केल। एक समय पर 2021 में 13-14% के मार्जिन, अभी कहीं 10-11 रेंज में मार्जिन। अहमदाबाद प्लांट शुरू होने के बाद और गोइंग फॉरवर्ड सोलर बिजनेस को कंसीडर करते हुए या नॉर्मल सिनेरियो में क्या मार्जिन पे हम कंफर्टेबल है? सो हमारे बिजनेस में जो मार्जिन है दैट डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑल्सो। एग्री। सो हिस्टोरिकली वो वॉलेटाइल रहते हैं एंड देर इज सम वॉलेटिलिटी बिकॉज ऑफ दैट, बट ओवर द पीरियड हम ऐसा प्लान करते हैं कि जो हमने हिस्टोरिकली एक एवरेज मार्जिन मेंटेन किया हुआ है दैट वी वुड बी कंफर्टेबली एबल टू अचीव। सो अभी हमारे लिए जो वो टारगेट है दैट इज़ इन द 12-13% रेंज। ओके, तो जो अहमदाबाद प्लांट होगा कि वो रॉ मटेरियल प्राइसेस को कुछ हद तक तो मिटिगेट कर ही देगा ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से, सो वहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट मिलने का अनुमान है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स है दे विल बी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, तो जब हम वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसमें मार्जिन एक्रूवल होगा। तो एक बात बताओ सर, जब 90% की ग्रोथ दिखती है तो उम्मीद भी बढ़ती है ऑब्वियसली। आपने पिछले एक समय में बहुत लंबी ग्रोथ दिखाई और बड़ी ग्रोथ दिखाई है, तो इस तरह की बड़ी ग्रोथ के बाद क्या उम्मीद लगाई जाए? उम्मीद किस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं? मुनाफे की ग्रोथ की ऑब्वियसली। नहीं डेफिनेटली, जैसे बिजनेस ग्रो होगा तो डेफिनेटली उसके साथ जो अल्टीमेटली प्रॉफिट है वो भी उसमें उसी स्केल से ग्रो करेगा। तो अभी के लिए अगर प्रॉफिट ड्राइवर्स की मैं बात करूं, जो ट्रिगर्स बनेंगे, क्या बनेंगे? सो बिगेस्ट जो ग्रोथ होगा वो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ग्रोथ बोथ सेगमेंट्स। माइक्रो इरिगेशन में भी जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है एंड सोलर वाले वर्टिकल में भी है। तो जैसे वॉल्यूम ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली वो हमारे बॉटम लाइन तक भी आएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो रैंप अप हुई है कैपेसिटी पूरी, ये कब तक रिफ्लेक्ट होगी पूरी तरह से नंबर्स के अंदर, एक और एक्सपेक्ट करके क्या चलेंगी, कब तक ये नंबर्स में बॉटम लाइन में इसका रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा? सो अभी जो अहमदाबाद वाला प्लांट है
वो इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर इस में, financial year में? हाँ इस फाइनेंशियल ईयर में बाय मार्च। ठीक है। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका पूरा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा एंड विद इन 2 to 3 years हम उसको 100% यूटिलाइजेशन लेवल पे भी ले जाएंगे। तो आपके केस में कि यूटिलाइजेशन वो परसेंटेज में शायद नहीं काम करता है, तो उसको कैसे समझें? सो बेसिकली हमारे बिजनेस में केपेक्स इंटेंसिटी कम रहता है। सो हम इस तरीके से उसको मेजर करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें हम मैक्सिमम कितना माइक्रो इरिगेशन का रेवेन्यू टारगेट कर सकते हैं, राइट। सो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे हम इजीली माइक्रो इरिगेशन का बिजनेस 400 करोड़ का अचीव कर सकते हैं। Okay. एंड विद दिस अहमदाबाद एक्सपांशन हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी होगी कि हम इंक्रीमेंटल कैपेक्स जब भी रिक्वायर्ड हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब आमतौर पे सीमेंट में या किसी सेक्टर को जब हम बात करते हैं तो उनके पास प्राइसिंग पावर रहता है। सो इस सेक्टर में प्राइसिंग पावर कैसे मूव करता है? सो हमारे दोनों जो प्रोडक्ट्स है उसमें अल्टीमेटली एक एम्पेनलमेंट मॉडल होता है। जो भी स्टेट में हम काम करते हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्राइस फिक्स किया हुआ था जो सभी वेंडर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। Okay. राइट। सो इन दैट सेंस आप बोल सकते हैं कि वी डू नॉट हैव प्राइसिंग पावर, बट अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्लस सर्विस वाला सिस्टम है। सो उसमें एक मिनिमम लेवल ऑफ मार्जिन इंश्योर करना पड़ता है बिकॉज देर आर सो मेनी एग्जीक्यूशन कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट। एंड जैसे हम वॉल्यूम ज़्यादा उसमें अचीव करते हैं तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जीक्यूशन वी कैन कंट्रोल दैट। एंड ऑब्वियसली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड भी जो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको भी हम टू सर्टेन एक्सटेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो ये दो लीवर्स होता है जिससे हम जो कॉस्ट का या प्राइसिंग का इशू कभी भी फेस होता है तो उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। तो अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप ईपीसी इनके मार्जिन्स में कुछ डिफरेंस होता है क्या? ये कोई मतलब जब ओवरऑल मार्जिन निकालेंगे तो डाइल्यूटेड मार्जिन होंगे या ब्लेंडेड मार्जिन कैसे आएंगे? सो आज के दिन में जो माइक्रो इरिगेशन पे मार्जिन है और सोलर वाटर पंप पे मार्जिन है दे आर एट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल। ओके। राइट। जो हमारा एक तीसरा सेगमेंट जो हमने बोला सोलर रूफटॉप उसमें रिलेटिवली लोअर मार्जिन होता है, बट अदरवाइज जो मेजर दो प्रोडक्ट्स है माइक्रो इरिगेशन एंड सोलर वाटर पंप उसमें सिमिलर लेवल्स है। तो जो कॉम्पिटिटिव टेंडर्स होते हैं उनमें मार्जिन का पिक्चर कैसा रहता है आमतौर पे? सो जैसे मैंने बोला ये कॉम्पिटिटिव टेंडर नहीं हुआ, दी एम्पेनलमेंट मॉडल हुआ, राइट। सो इसमें जो प्राइसिंग है इट इज़ अ फिक्स प्राइसिंग, बट जो उसमें कॉस्ट है वो टू सर्टेन एक्सटेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में भी रिसेंटली बड़ा ऑर्डर मिला वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला, इस तरह के जब बड़े ऑर्डर्स आते हैं सो ये कैसा फिनेंशियल सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं? सो जब इस तरीके का एक ह्यूज ऑर्डर विन मिलता है सो नेचुरली आपका एक वॉल्यूम ग्रोथ आपको उसमें से क्रिएट होगा। एंड जैसे हमने बोला कि प्राइस इज़ फिक्स्ड, बट जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा तो जो फिक्स कॉस्ट है मैंने जो आपको बोला एग्जीक्यूशन रिलेटेड कॉस्ट वो कहीं ना कहीं हम उसको कम कर सकते हैं विथ वॉल्यूम। एंड जैसे ही ऐसे ऑर्डर विन्स हमको मिलता है तो वो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट ही होता है उससे। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं पूछूं कि आपको मार्जिन वाले पिक्चर पे काम करना है तो आप किधर आपका फोकस एरिया वुड बी? फोकस हमारा वॉल्यूम ग्रोथ पे होगा। ठीक है। जैसे ही हमारा वॉल्यूम ग्रोथ होगा दोनों सेगमेंट में डेफिनेटली हमारा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्योंकि आप खुद फाइनेंशियल मार्केट को बखूबी समझते भी हो, इतने साल आपने फाइनेंस भी देखे हैं, सो वॉल्यूम, सेल्स, इबीटा, मार्जिन, पैट, इस ऑर्डर में पहली तवज्जो आप किसको दोगे? पहली ऑब्वियसली सेल्स, राइट, बिकॉज सेल्स होगा तो अल्टीमेटली आप बाकी सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। सो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइवर होता है सेल्स। ठीक है। राइट, इन एनी ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। एंड उसके बाद जो हमारा बैकएंड में है मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक्स है या इवन ऑपरेशंस कॉस्ट है उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। सो सेकंड वुड बी, अगर मैं फर्स्ट सेल्स को लेता हूँ, सेकंड एबिटा पे आओगे या बॉटम लाइन पे आओगे? नहीं, सेकंड ऑब्वियसली वुड बी एबिटा, किस तरीके से हम ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। एंड अल्टीमेटली उसके बाद तो सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा फ्रॉम एबिटा टू पैट। तो कोई गाइडेंस नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अगर एक वेग सिचुएशन पूछूं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ आप आए हो सेल्स में भी और पैट में भी, तो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है इन्वेस्टर्स की कि ये एक्सपेक्टेशन आप मीट करोगे। क्या एक्सपेक्टेशन मान के चले अगले 5 साल में नंबर्स पे? राइट। सो ऑलरेडी मैंने जो बोला
एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऑल्सो एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. सो माइक्रो इरिगेशन में जो हम टारगेट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 25% ग्रोथ CAGR. CAGR. ठीक है. Right. और इन टॉप लाइन. यस, इन टॉप लाइन. ठीक है. एंड उसके अगेंस्ट जो हमारा सोलर EPC का है वो हमें कंट्रीब्यूशन उसको मैच करना है ठीक है. इन 3 years. ठीक है. तो वहाँ भी 25 से 30% ग्रोथ मान के चलूँ आप नहीं, करोगे गोइंग फॉरवर्ड? वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगा क्योंकि अभी हम 10% पे, हमको 40 मतलब 50% पे जाना है. इसके एवरेज लाने के लिए. हाँ. ओके ओके. सो इन टोटल मान के चलूँ कि अभी सोलर पे 45% की ग्रोथ के ऊपर आप टारगेट करोगे और उधर 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ की टारगेट करोगे एंड विद द सेम मार्जिन ये बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा. डेफिनेटली. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर क्योंकि आप एंड टू एंड सोल्यूशंस पे जाते जा रहे हो धीरे धीरे, सो ये एंड टू एंड सोल्यूशंस में अगर आप कुछ और एंड टू एंड सोल्यूशन ऐड करते हो तो मार्जिन इंप्रूव होंगे? हाँ, डेफिनेटली. क्योंकि काफ़ी सारे इनोवेटिव कंपोनेंट्स हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं एंड वो ग्रेजुअली इन अ फेज्ड मैनर हम उसको ऐड करते जाएंगे. तो क्या ये मार्केट के हिसाब से या एरिया के हिसाब से मार्जिन चेंज होते हैं क्या? कभी ऐसा हुआ है कुछ? हाँ, उसमें भी जैसे प्राइसिंग का जो हमने बात किया या इवन कॉस्ट, वो भी थोड़ा सा उसमें रीजनल वेरिएशन रहता है. ओके. सो समटाइम्स जिस रीजन में जो रेट सेट किए होंगे उसके हिसाब से मार्जिन रिफ्लेक्ट करता है. या आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आता है क्या? क्योंकि साउथ में प्लांट है, उसके आसपास आप सप्लाई करोगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ईज ऑफ रहेगा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी है. राइट. तो 2 प्लांट रखने का रीज़न यही है ताकि हम जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो मेंटेन कर पाए. अगर हमारे पास एक ही प्लांट होता तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही होता. एनीथिंग जो आपको लगता हो कि मुझे अपने शेयर होल्डर को भी बताना चाहिए रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी, बीटा और मार्जिन या सेल्स के नंबर्स पे? आई थिंक ऑलरेडी सारा चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है. तो कुछ और ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ डाउन द लाइन 5 ईयर में मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा इन नंबर्स? आई थिंक विजन तो हमने ऑलरेडी क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है विद द इन्वेस्टर्स. ओनली थिंग इज़ कि हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन को कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर पाए. जो हम विजन लेके चल रहे हैं इन नेक्स्ट 3 years और 5 years, उसको हम किस तरीके से जल्दी कर पाए. तो वही हमारा भी आज के दिन में एफर्ट्स है. तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आपको 2030 का विजन जल्दी से जल्दी खत्म करना है, सो आप क्या मानते हो मैं कब तक कर सकता हूँ उसे? हमारी कोशिश तो 3 साल की है. तो 2028 तक उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हो. चलो अब आता हूँ जरा वो चौथे और डेट और प्लेज पार्ट पर भी. बहुत रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन एक बात बताइए, जब मैं शेयर होल्डिंग चेक करता हूँ उसमें प्लेज का हिस्सा भी दिखता है, क्या है वो डिटेल पूरा? सो सुमित जी, हमारे बिजनेस में अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल का काफ़ी रिक्वायरमेंट रहता है. राइट. सो हमने जो बैंक से वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है उसी के लिए हमने जो प्रमोटर शेयर्स है उसको प्लेज किया हुआ है. वो हम विदाउट प्लेज भी ले सकते हैं बट इन दैट केस वो अनसिक्योर्ड फंडिंग होगा और उसमें कॉस्ट ऑफ फंडिंग थोड़ा ज़्यादा होगा. तो इंटरेस्ट कॉस्ट हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा लोअर है हमारे लिए एंड अल्टीमेटली इट बेनिफिट्स द कंपनी. तो अच्छा, मतलब ब्याज को ना इफेक्ट आए उसके लिए कह सकते हैं प्लाज रहेगा. ठीक है. अभी के लिए जो केपेक्स आपने किया है अहमदाबाद वाला, वो पूरा इंटरनल अक्रूवल है, डेट है, या वो केपेक्स कार्ड पूरा हो चुका है उसकी अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? तो उसमें जो हमारा केपेक्स है ओवरऑल इट इज़ अराउंड 10 crores. तो उसमें दोनों है, इंटरनल एक्रूवल भी है एंड डेट भी उसमें यूज़ किया हुआ है. ठीक है. तो आगे के लिए वेल लिक्विड कंपनी का सिचुएशन? यस, डेफिनेटली. एक चीज़ और मैं देख रहा था, कंपनी के नंबर्स में कैश फ्लो एक साल बीच में डिप आया था और उसके बाद वापस बहुत ही स्ट्रांगली रिकवरी भी है. तो ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी किस लिए? अगर हम वो 2 साल पहले की बात करें उस वक्त पे हमने काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रोथ अचीव किया था. राइट. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस. उस साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था तो थोड़ा वर्किंग कैपिटल हमारा उसमें इंक्रीज़ हुआ था. बट जो सब्सिक्वेंट ईयर में रिकवर हो चुका था तो इसीलिए आपको उसमें वॉलेटिलिटी दिखा. तो ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं इनमें डेट को लेकर कोई इशू तो नहीं आता ना? मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल तो नहीं बढ़ जाती इनमें आमतौर पर? नहीं, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है इट इज़ एट अ स्टेगनेंट लेवल. तो हम इतने सालों से इस सेगमेंट में है. राइट. इन 27-28 years वी हैव लर्नड हाउ टू मैनेज इट. तो ये रिसीवेबल की साइकिल जो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होता है इनमें मॉनिटरेबल होती है, कोई ऐसा इशू तो नहीं आता उनमें? हाँ, बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन मल्टीपल जोग्राफीज जहाँ पे वेरिएशन भी होता है इन ऑल द स्टेट्स. सो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी नो हाउ वी आर एबल टू मैनेज इन ऑल द रीजन्स.
सो गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 5 सालों में जो आपका विजन है 2030 वाला, उस विजन में अगर मैं डेट पार्ट को खाली कंसिडर करूं कि मतलब हाउ लीवरेज यू वुड बी या हाउ मच मनी यू वुड बी नीडिंग, उस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हो? जब बिजनेस ग्रोथ की बात आती है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। एग्री। आइदर केपेक्स के लिए चाहिए या फिर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। सो जैसे हम आगे ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, एंड उसके लिए ही हमने लास्ट ईयर एक प्रेफरेंशियल फंड भी रेज किया था। सो आफ्टर दैट वी फील दैट हम लोग जो 5 years का विजन लेके चल रहे, वी आर वेल कैपिटलाइज्ड फॉर दैट। तो अब मान के चल सकता हूँ कि कंपनी ने जो ग्रोथ ईयर मार्क करके रखी है 2030 के लिए, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, उस ग्रोथ के लिए आप वेल कैपिटलाइज्ड हो, वेल इक्विप्ड हो? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज दोनों इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो अभी जो हमारे पास फंडिंग अवेलेबल है इट इज़ सफिशेंट, जो हमारे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है और ग्रोथ टारगेट्स है उसको वो मीट कर पाएगा। डेट इक्विटी में कंफर्टेबल हो आप अभी के दाम पर? हाँ, डेफिनेटली। चलिए अब आओ जरा कुछ रैपिड फायर के ऊपर भी जो आपसे पूछना ज़रूरी है। सो पहली चीज़, 5 साल आपको हुआ और आपने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया उस कंपनी में। अगर 5 साल पहले आपको लगता हो कि हाँ मुझे और दोबारा मौका दिया जाए वापस ट्रांसफॉर्म करने का या वापस वहाँ से शुरू करने का, क्या चेंजेस अपने अंदर आप लाना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए था? सो ऑब्वियसली 5 साल में लर्निंग्स काफ़ी होते हैं। सो हाइंडसाइट में अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ हमने अचीव किया है, राइट, वो किस तरीके से अगर यही नॉलेज 5 साल पहले होता तो इसको डेफिनेटली हम और ज़्यादा फास्ट कर पाते, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपॉर्चुनिटी थी, जैसे रिन्यूएबल सेगमेंट में हम लोग एंटर के, दैट इज़ इन लास्ट 3 years। विथ हाइंडसाइट मैं उसको उसी दिन डे 1 से स्टार्ट करता। तो आज से अगर अगले 5 साल में आपको कुछ ऐसा सोचना हो कि मैं ये अपने अंदर और बदलाव करूँ जिससे मैं और बेटर हो जाऊँ, अपने आप को बेटर वर्जन बनता हुआ देखना हो, तो वो क्या करोगे? थिंक एवरी डे वन शुड इम्प्रूव, राइट। तो इम्प्रूवमेंट के लिए तो काफ़ी स्कोप होता है। अभी इम्प्रूवमेंट के लिए मैं बोलूँगा तो वो मेरे ही नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा, शेयर प्राइस देखते हो अपना? नहीं, वो ज़्यादा नहीं देखता हूँ मैं। टाइम मिलता है इतना? टाइम तो मिलता है बट वो फोकस नहीं रहता है देखने के लिए। तो अब जब आप मतलब, क्योंकि एक बात बताओ, आप इतना डाइवर्सिटी के साथ घूमते रहते हो, हरियाणा में थे कल तक, फिर इधर आए, दिल्ली आ गए, फिर नोएडा रहते हो, कभी गुजरात रहते हो, कभी साउथ रहते हो, ये खाना वाना पसंद आता है? हाँ, मुझे जनरली फूड में इशू नहीं होता है। यू लव ईटिंग डाइवर्सिफाइड फूड? यस, बिकॉज जैसे मैं साउथ में भी जाता हूँ, सो आई इवन लव साउथ इंडियन डिशेस, जो साउथ इंडियन मील्स होता है या इवन रेगुलर इडली डोसा, आई एम फॉन्ड ऑफ दैट। सो फूड का जनरली इशू नहीं होता है, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, एनी पार्ट ऑफ इंडिया आई एम वेरी कंफर्टेबल। और खाली टाइम में क्या करते हो? सो जनरली आई लाइक टू रीड। तो जैसे काफ़ी सारा मतलब फाइनेंस के हो गया या फिर जनरल नॉलेज हो गया। फाइनेंस किसका? अपना फाइनेंस है किसी और कंपनी का फाइनेंस? नहीं, अपना तो पता होता है, तो दूसरों का पता करते हैं। कितना फाइनेंस है? ओके। और अभी लास्ट 1 year से आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विथ माई सन। मेरा 1 साल का बेटा है, सो अभी तो काफ़ी सारा टाइम मेरा उसी को बड़ा होते देखने में, उसके साथ खेलने में चला जाता है। ओके। सो अगर यहाँ से आपको अपने शेयर होल्डर्स होंगे, 3 तरह के शेयर होल्डर हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी होंगे जो पुराने बैठे होंगे, कुछ पुराने शेयर होल्डर होंगे, कुछ आज सुनकर नया पैसा डालने की सोचेंगे। सो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो सुन रहे हैं पैसा डालने के लिए, जो आगे सोचेंगे पैसा डालने की, कोई मैसेज आप उनको देना चाहो? एक ही क्लियर मैसेज होगा कि जो भी हम विजन दे रहे हैं, जो भी हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हमारे दोनों सेगमेंट में, हमारा हमेशा एफर्ट रहेगा दैट वी ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड जनरेट बेनिफिट फॉर द कंपनी एंड फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स। हम एज पार्ट ऑफ द प्रमोटर फैमिली, ऑब्वियसली जैसे बिजनेस ग्रो होगा, कंपनी ग्रो होगी, वी विल बेनिफिट, बट अल्टीमेटली द एंटायर शेयर होल्डिंग कम्युनिटी ऑफ द कंपनी विल बेनिफिट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश सर, आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी एस्पेक्ट पे हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर।
थैंक यू सुमित जी।